तो सबसे पहले खबर बिहार की। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन भी विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में तेजी का आरोप लगाते हुए सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले परिसर में हंगामा किया। कार्रवाई शुरू होने के बाद सदन के अंदर हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और परिसर में खूब नारेबाजी की। होली के दौरान मुंगेर में एक दरोगा की हत्या, अररिया में दरोगा की हत्या समेत कई जगहों पर पुलिस वालों पर हमले की घटना को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष का आक्रामक रुख दिखा। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि बिहार में खून की होली हुई है, यहाँ कानून का राज कहने को है। बीजेपी के लोग उन्मादी बातें करते हैं, सत्ता में बैठे लोग ही अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो वो आम लोगों की क्या सुरक्षा करेगी। अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम देकर घूम रहे हैं। यहाँ सही अर्थों में सरकार नाम की चीज ही नहीं है, कानून का राज खत्म हो गया है। 2 दिन में 22 हत्या हुआ तो रोज कितना होगा। सरकार सुशासन की सरकार है, कहते हैं सुशासन की सरकार है। लोन ठीक है, कहाँ लोन ठीक है। दलित बेटी के छोटा छोटा बेटियों का हत्या, बलात्कार करके हत्या हो जाता है। तो इसमें कौन बचा है? इस सरकार में कोई बचा है? जब सरकारें का आदमी दरोगा या सिपाही मारल जा रहा है तो पब्लिक के क्या होगा? जो एएसआई है, जिन लोगों को आम नागरिकों की सुरक्षा में लगाया गया है, वो पुलिस वाले अगर सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है एक जगह नहीं पूरे बिहार में, तो यहाँ सुरक्षित कौन बचा फिर? माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में कोई सवाल पूछिए तो लालू जी जिम्मेदार होते हैं। सत्ता पक्ष के किसी से भी पूछो तो लालू जी जिम्मेदार होते हैं। 15 साल जिम्मेदार होता है। अरे ये 20 साल का बताइए। बिहार की जनता आपके 20 साल का जानना चाहती है। बताओ 60,000 मर्डर कैसे हो गया? तो ये जंगल राज नहीं है। 8,000 हत्या हुई है, 25,000 गैंगरेप हुए हैं। तेजस्वी यादव ने अभी एनडीए सरकार पर मैं तो कह दिया कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, पहले स्वयं को कसम खाएं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी भी अपराधी को सदन नहीं पहुंचने देंगे। है ये क्षमता? करनी कथनी एक करें, फिर अपराध भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएं। तो आपने सुना कि बिहार विधानसभा में कैसे विपक्ष ने सरकार को घेरा, मगर विपक्ष का सवाल उठाना जायज़ है क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे हैं उससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों की आपराधिक घटनाएं देखिए इस रिपोर्ट में। ये आक्रोशित भीड़ पटना के पास मनेर की है। डंडे और हथियारों से लैस और पत्थरबाजी करती हुई इस भीड़ के निशाने पर हैं बिहार पुलिस के जवान। ये घटना तब हुई जब पटना के मनेर इलाके में शराबियों ने गश्ती दल पर हमला कर पुलिस वालों की पिटाई कर दी। मामला इस हद तक बढ़ा कि पुलिस वालों की खाकी वर्दी तक शराबियों ने फाड़ दी। ये हालात तब हैं जब बिहार में शराबबंदी है और कानून सख्त बताया जाता है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, बिहार के भागलपुर की है, जहां फिर बिहार पुलिस भागती हुई दिख रही है और उसे खदेड़ रही है भीड़। बिहार में पिछले एक हफ्ते से ऐसी तस्वीरें लगभग हर कोने से आ रही है। रात्रि में कासरी गांव में अंटीचक थाना में जो कि पड़ता है, वहां पुलिस की गाड़ी पे कुछ पथराव किया गया था कुछ ग्रामीणों के द्वारा। वो पूर्व से विवाद था तो पुलिस गई समझाने के लिए, उसी में अचानक से पुलिस की गाड़ी पे पथराव की। इसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही और एक चौकीदार को इंजरी भी हुआ है, चोट लगा है। और मेरे साथ सब इंस्पेक्टर, यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर, कुछ थानों के सब इंस्पेक्टर, इंचार्ज, सिपाही और बजरा टीम के द्वारा कल रात में रेड किया गया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान की गई है। इनको गिरफ्तारी कर जेल भेजने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 4 दिन में इस तरह की 5 घटनाएं हुई हैं। मनेर में पुलिस वाले पीटे गए। भागलपुर के कासड़ी गांव में पुलिस टीम पर गांव वालों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया।
इससे पहले मुंगेर के नंदलालपुर गांव के एक दबंग ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या कर दी। वहीं 2 दिन पहले मधुबनी के परसाही गांव में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। मौके पर पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। अररिया के फुलकहा बाजार में भी 4 दिन पहले भीड़ में फंसे एएसआई राजीव रंजन की जान चली गई थी। जहां जनता की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पे है, अब लोगों को पुलिस की सुरक्षा की चिंता सताने लगी और ऐसा मौका विपक्ष कभी हाथ से जाने नहीं देता। चाहते हो कि बिहार हम पापों पर पर्दा डाल दें? अरे बिहार तो अपराधियों की चपेट में है, शासक अचेत हैं, भाजपा इसका मजा ले रही है और अपने मनबड़ों और मनचड़ों लोगों को आगे बढ़ा रही है और जाति गिनाती है। और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, याद रखना। अपराधी अपराधी हैं। अगर अपराधियों की जाति गिनानी लगे तो भाजपा में बड़े पैमाने पर ये बात खुल करके सामने आएगी कि संरक्षण देने वाले ये सारे लोग भाजपा ही हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि कानून का राज है। ये सुशासन की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, गिरफ्तारी होगी, एसपीडी ट्रायल चला के सजा कराया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ तो पुलिस कार्रवाई कर रही है मजबूती से, अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, पैर में गोली भी लगा है और अगर जरूरत पड़ा इनकाउंटर करने का तो इनकाउंटर भी किया जाएगा। इससे अपराधी का इस राज्य में मनोबल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन राज्य में जिस तरह से पुलिस पर हमले हुए हैं, इन घटनाओं से पुलिस का इकबाल और मनोबल जरूर गिरा है। जरूरत है इन मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और प्रभाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आपने रिपोर्ट देखी प्रभाकर की। प्रभाकर, ये रिपोर्ट में साफ आपकी है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर है और विपक्ष का जो हमला है वो जायज़ भी है कि वो सवाल उठा रही है। तो जो विस्तार से आप बताएंगे कि इस समय हाल के दिनों में क्या इस तरह के लगातार वारदातें हुई हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है और आपको क्या लगता है सरकार की गंभीरता कितनी है इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है। यहाँ पुलिस की सुरक्षा जो है वो खतरे में आ गई है और हर जगह पे पुलिस पे हमला हो रहा है। 7 हमले हमने बताए, जो 7 वारदातें हुई उसकी जानकारी हमने दी। और अभी हम जब खड़े हैं यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी हमारे पास सूचना आई है 8वीं घटना की, जो कि किशनगंज में हुई है, जो कि एसएसबी के जवानों पे ग्रामीणों ने हमला कर दिया और एसएसबी के जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो अगर पिछले 10 दिनों में 8 ऐसी घटनाएं होती हैं, ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पुलिस का जो इकबाल है सरकार का। आपने 8वें घटना की भी बात की और लगातार पुलिस पर हमला हो रहा है, तो इसके पीछे क्या दिख रहा है कारण? एक सिस्टमैटिक सिलसिलेवार तरीके से लगातार पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, ये इसमें क्या कोई पैटर्न है? जी देखिए, ये कोई इंटरकनेक्टेड घटनाएं नहीं है, सभी अलग अलग घटनाएं हैं। अलग अलग घटनाओं में पुलिस जब इंटरवीन करने गई है तो उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सिस्टमैटिक है वो ये दिख रहा है कि जनता के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया है और पुलिस का जो इकबाल है वो कम हो गया है। क्योंकि देखिए, पुलिस जो है वो वर्दी का खौफ होता है, पुलिस में वो कानून के रखवाले माने जाते हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। और पुलिस के जवान चाहे 2 की संख्या में खड़े हों, 4 की संख्या में खड़े हों और हज़ारों की संख्या में भी अगर भीड़ खड़ी होती है तो हमने देखा है कि कोई पुलिस को छूने की कोशिश नहीं करता, पुलिस के जवानों को छूने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उस वर्दी का खौफ होता है, उस वर्दी की ताकत होती है। तो उसके इकबाल में कमी दिख रही है और जनता का मनोबल जो है बढ़ रहा है। चाहे 2 पुलिस वालों की जान गई हो या पुलिस वाले घायल हो रहे हों, उनका सर फट रहा हो, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ रहा हो, ईंट पत्थर से उनके ऊपर हमला हो रहा हो। और अभी हमने देखा कि एसएसबी के जवान जो हैं वो शराब तस्कर को पकड़ने के लिए किशनगंज में उन्होंने छापा मारा, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद उनके ऊपर हमला कर दिया गया। जबकि एसएसबी केंद्रीय बल है, एसएसबी कोई बिहार पुलिस के जवान नहीं है, वो केंद्रीय बल है, सशस्त्र सीमा बल, वो केंद्रीय पुलिस है, सीआर जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है। उसके बाद भी अगर उनके ऊपर भी हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि गंभीर स्थिति है प्रभाकर। कानून जी, बहुत ही चिंताजनक और गंभीर स्थिति है इसी से। लेकिन ये सवाल बिहार की छवि हमेशा एक
जंगल राज की रही जिस समय के लालू यादव का शासन वहाँ पर था, और जब नीतीश कुमार आए तो सुशासन के प्लैंक पर आए और सुशासन बाबू के नाम से वो जाने लगे। तो ये वापसी जैसे जंगल राज की ओर हो रही हो, जब पुलिस का इकबाल उसके ऊपर खतरा है और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है, तो सबसे बड़ा प्लैंक नीतीश कुमार सरकार का ये था कि कानून व्यवस्था सुधरी थी। तो इसमें ये लगातार गिरावट जो है वो कब से दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था सुधरी थी और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप उसे लालू प्रसाद यादव के जो शासनकाल है उससे कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर था, और कानून का राज्य भी स्थापित हुआ था, लोगों में कानून का भय भी था और लोग कानून का पालन भी कर रहे थे। लेकिन अभी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, खासकर पिछले 10 दिनों से घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों अचानक इसमें तेज़ी आई है, ये एक चिंता का विषय है, ये एक रिसर्च का विषय है और इसमें देखना होगा आपको कि क्यों तेज़ी आई है। लेकिन कारण इसका जो भी हो, सच्चाई ये है कि इससे जो है एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि अगर सरकार दावा कर रही है, बिहार पुलिस दावा कर रही है कि हम कानून का राज बिहार में चलाते हैं और लोगों में कानून का भय है और अपराधियों को कानून से डरना चाहिए, तो यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उसमें डर नहीं दिख रहा। उसमें लोगों में बेखौफ हैं, वो पुलिस पर खुलेआम हमला कर रहे हैं, उनके मन में कोई भी डर नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और बहुत सारी स्थिति में कार्रवाई हुई भी नहीं है। हालांकि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, एक अपराधी को गोली भी मारी गई पैर में, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये सरकार को, बिहार पुलिस को अगर अपना इकबाल कायम करना, और समझिए कि जो शासन है, जो सरकार है, जो पुलिस है, वो इकबाल से चलती है, वो उसका खौफ होना चाहिए लोगों में, अपराधियों में उसका खौफ होना चाहिए, तभी वो शासन चल सकता है, तभी पुलिस का इकबाल चल सकता है। तो अगर उसमें कमी दिख रही है तो ये चिंता का विषय है और उन्हें इस पे काम करना होगा। उन्हें ये मैसेज देना होगा कि आप पुलिस के साथ मैसअप नहीं कर सकते, आप पुलिस के साथ मारपीट नहीं कर सकते, और ऐसा करेंगे तो ऐसी कठोर कार्रवाई होगी कि आप इसे याद रखेंगे। तो जब तक इस तरह का मैसेज नहीं दिया जाएगा, कड़ा संदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार पुलिस के लिए चिंता बनी रहेगी। जी, लगातार निशाने पर खाकी है, खाकी वर्दी पर बार बार हमले जो हो रहे हैं बिहार में, और जैसा आप प्रभाकर बता रहे हैं कि जब तक इस पर सख्त कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देगी तब तक ये पुलिस का इकबाल शायद नहीं लौटे और लोगों में इसका डर खत्म हो गया, ये दिख रहा है। धन्यवाद आपका प्रभाकर। लेकिन ये बहुत चिंताजनक स्थिति बिहार में बनी हुई है। लगातार पिछले 10 दिनों में 7 हमले हुए थे। प्रभाकर हमें खबर दे रहे थे कि एक और हमला अभी हुआ है, और ऐसा कुल मिलाकर 8 हमले पुलिस वालों पर हुए हैं पिछले 10 दिनों पर। तो निशाने पर खाकी वर्दी है, पुलिस का डर खत्म है, आम लोग सीधे पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं जहां भी पुलिस बचाव के लिए पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड के तर्ज पर दिल्ली पुलिस एक शिष्टाचार स्क्वाड बना रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था, जो अब सरकार पूरा करने जा रही है। दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड होंगे और संवेदनशील जिलों में खास करके नजर रखी जाएगी। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में मंचलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया है। इसका नाम होगा शिष्टाचार स्क्वाड, और इसकी 2-2 टीमें दिल्ली के 15 जिलों में तैनात होंगी, यानी कि कुल 30 टीमें तैनात होंगी, जो कि मंचलों और शोहदों पर नज़र रखेंगी, खासतौर से उन इलाकों में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर ये खास तौर पर नज़र रखेंगी। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं से बात करता हूँ, आखिर वो ऐसे एंटी रोमियो स्क्वाड या जो शिष्टाचार स्क्वाड है उनके बारे में उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना है वो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि दिल्ली पहले ही क्राइम सिटी बन चुकी थी, महिलाओं के लिए असुरक्षित थी, जबकि बहुत प्रयास किए जा रहे थे, पर बीजेपी की तरफ से ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को जो रात में भी निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि कैंपस एरिया में तो फिर भी ऐसा है कि रात में पुलिस तैनात रहती है या फिर
जो भी परखर नाम का वाहन है वो चलता है पुलिस का, तो यहाँ तो काफ़ी सेफ्टी है महिलाओं की। बट ये जो भी अदर इलाके हैं दिल्ली के, तो उसके लिए बहुत ही महिलाओं के लिए लाभदायक है। कुछ और छात्राओं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रारिजी जोशी मेरा नाम है और दिल्ली से ही। मुझे बताइए कि आप लोग फेस करते हैं जब सड़कों पर चलते हैं कमेंट्स या इस तरह की छेड़खानी या कोई आप पर कोई इशारा कर रहा है, तो कितना ये कदम जो उठाया है दिल्ली पुलिस ने या दिल्ली सरकार ने, एंटी रोमियो स्क्वाड जिसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड, तो कितना सही कदम होगा ये? जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने या फिर दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और लाभदायक है। स्पेशली कैंपसेस में आपकी चीज़ें मिलती है करने को, आपसे छेड़खानी होती है, लोग आप पे कमेंट्स पास करते हैं, पर बेसिकली जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस है, जैसे हम बवाना साइड चले जाएं या फिर द्वारका साइड चले जाएं, जो आदित्य महाविद्यालय हो गया या फिर आपका इधर SPM कॉलेज हो गया, तो यहाँ पर क्या है, एक तो मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, जो स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर तक बसेस में ट्रैवल करके जाना पड़ता है। और बीच में क्या देखा गया था, बसेस में कांस्टेबल्स भी नहीं थी, फीमेल कांस्टेबल्स, तो उसमें छात्राओं के साथ छेड़खानी हो रही थी, उन पर कमेंट्स पास किए जा रहे थे। तो उस चीज़ को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं और पुलिस वाले साथ गलत समझ जाते हैं, मोरल पोस्टिंग हो जाती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली दिल्ली शहर में तो ये कम ही होता है, पर जैसे हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड, तो उसके बाद अगर हम देखें तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी चेंज होगी। हम यूपी की बात करें तो पहले जब यूपी में ये नहीं था तो यूपी में क्राइम रेट महिलाओं के साथ काफ़ी छेड़खानी होती थी, काफ़ी ज़्यादा क्राइम होते थे। मगर अब अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली एक बहुत अनसेफ जगह है, लेकिन अब BJP की सरकार आई है तो हम लोगों को यूपी में देखने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब चीज़ें सुधरेंगी। और इस बिल के बाद शायद हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है वो नॉर्मल ड्रेस में रहेगी, तो जो मन चले हैं उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि पुलिस है, तो जो वो पुलिस को देखकर अपनी हरकतें छुपा लेते हैं वो वहाँ पर भी उनको पहचानना बहुत आसान होगा। तो ऐसे में जो क्राइम रेट है दिल्ली का वो कम होगा, और ऐसे बिल का हम स्वागत करते हैं जो ऐसी बिल BJP लेके आई है। और हम लोगों के लिए भी बहुत सेफ्टी की बात है कि कैंपस जैसा एरिया है, जहाँ यहाँ तो थोड़ा सेफ एरिया है, बाकी अगर हम यहाँ से हल्का सा आगे या पीछे जाएँ तो काफ़ी सुरक्षा का माहौल रहता है। ऐसे में जब BJP ऐसा बिल लेके आती है, ऐसे योजनाएं लेके आती है, तो ये सभी महिलाओं के लिए बहुत गौरव और हर्ष की बात है कि हम दिल्ली जैसे शहर में भी अब शायद सुरक्षा की सांस ले सकें। क्या नाम है आपका? सलोनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिया है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस स्क्वाड के बारे में? ये जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, तमाम जिलों में स्क्वाड बना दिए हैं, कितना सही है ये महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए? I think it's a very good initiative taken by BJP government, और स्पेशली कैंपस एरिया में और स्पेशली इन दिल्ली इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, और इसकी वजह से वुमेन्स आर मोर सेफ। सो या दैट्स इट। तो अभी हम बात कर रहे थे जो लोग डेली इस तरह की परेशानियां झेलते हैं और कमेंट्स झेलते हैं या कोई हरकत कर रहा है अश्लील, वो झेलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ छात्रों से, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम यश अब्बास है। यस, ये बताइए कि एक दिल्ली पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्क्वाड होंगे, 2-2 स्क्वाड होंगे, और महिलाओं के साथ जो कोई छेड़खानी कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड जो नाम होगा। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम ऐसे इनिशिएटिव का स्वागत करते हैं। और आप देखेंगे कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 छात्राओं से पूछेंगे तो 10 में से 9 के साथ छेड़छाड़ हो रखी है। तो एक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो हम इसका साथ ही देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश है। अच्छा, बताइए। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ मेजरमेंट ये भी लेने पड़ेंगे कि ये जो स्टेप है इसका मिसयूज़ ना हो पुलिस के द्वारा ही, क्योंकि यूपी में ऐसी कई घटनाएं आई थी जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, उसमें पुलिस वाले ही किसी भी लोगों को कभी भी उठा के ले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेप तो है जिसमें वुमेन्स और जो स्टूडेंट्स हैं खास करके, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो प्रवासी छात्राएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, प्रवासी छात्र छात्राएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रवासी छात्र छात्राएं अपने शहर से दूर कहीं आते हैं तो उन्हें एक सेफ वातावरण देना हर एक सरकार की जिम्मेवारी है, दिल्ली की भी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी का अनुरूप फ़ायदा उन छात्राओं को मिलना चाहिए। लेकिन
कहीं ऐसा ना हो कि इसका मिसयूज़ बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, कहीं भी किसी भी लड़कों को या फिर कोई लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को उठाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है, यहाँ भी सरकार को काम करना पड़ेगा। चिंता वाली बात है, इसको लेकर चिंताएं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण यादव है। तरुण, आप क्या कर रहे हैं DU से? मैं LLB का छात्र हूँ। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर, जो एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया? देखिए, स्टेप तो बिल्कुल वेलकम है। हमारे काफ़ी टाइम से डिमांड रही थी कि कैंपस कहीं ना कहीं एनक्लोज्ड हो हमारा कैंपस, और जो आउटसाइडर्स है कैंपस में। ये तो पूरी दिल्ली के लिए है। पूरी दिल्ली के लिए है, लेकिन मैं थोड़े अपने पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बताता हूँ। मैं कैंपस में ज़्यादा एक्टिव हूँ। कहीं ना कहीं ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन यूपी के अंदर काफ़ी जगह ऐसे केसेस देखे गए हैं, क्योंकि छेड़छाड़ के जो हॉटस्पॉट होते हैं ना, वो कॉलेजों के आसपास ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स PG वगैरह के पास ही यूँ होता है कि पुलिस अपना डेरा जमा लेती है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन है। दिल्ली पुलिस को ये जो कमियां थी यूपी पुलिस वाले अभियान में, इसका कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। और हमारे ये जो BNS के अंदर 74, 75, 78, 79 तक भी वॉयरिज्म और मोलेस्टेशन वगैरह, ये सारे कानून तो है हमारे पास, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। और जो क्राइम्स जो रिकॉर्ड होते हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है कि किसी हमारी छात्रा बहन के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन वो क्राइम रिपोर्ट नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं मदद होगी अगर इजीली उनके पास पुलिस अवेलेबल हो या ऐसा कोई स्क्वाड अवेलेबल। तो ये छात्र छात्राएं हैं DU के, सभी ने स्वागत किया है इस कदम का, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताएं इस बात की हैं कि कहीं पुलिस इस कानून का, इस जो स्क्वाड है वो कहीं कोई मिसयूज ना करे, और कहीं ऐसा ना हो कि जो निर्दोष छात्र हैं उनको परेशान करे। तो इसको लेकर चिंताएं हैं, और निश्चित तौर पर ये चिंताएं जायज़ भी हैं। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल सभी 15 जिलों में 30 जो शिष्टाचार स्क्वाड हैं वो बना दिए हैं, और ये जो है जो छेड़खानी करेंगे या जो अश्लील हरकत करेंगे या जो कोई कमेंट कर रहे हैं, अश्लील कमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेगा और ऐसे लोगों पर नज़र भी रखेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और दिल्ली में SHO के लिए पहली बार परीक्षा होगी और मेरिट के आधार पर चुने जाएंगे, लेकिन सिर्फ साइबर थानों में SHO के लिए ये परीक्षा है। इससे पहले वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर SHO की नियुक्ति होती थी। साइबर क्राइम में लगाम लगाने और पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाया गया है। इस पर जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली में पहली बार SHO लगने के लिए एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम के बाद मेरिट के आधार पर SHO लगाए जाएंगे। ये पहला मौका है जब दिल्ली पुलिस SHO लगाने के लिए एग्ज़ाम करवा रही है। हालांकि ये केवल दिल्ली में साइबर थानों के लिए है। दिल्ली में करीब 15 साइबर थाने हैं, और इन साइबर थानों में SHO लगने के लिए 122 इंस्पेक्टरों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा 18 मार्च को वजीराबाद में दिल्ली पुलिस अकादमी में होगी। इस परीक्षा में कानून के बारे में और दिल्ली पुलिस अधिनियम के बारे में जो जानकारी है वो पूछी जाएगी, और ख़ास तौर से जो साइबर कानून हैं, जो साइबर लॉ हैं, उनके बारे में ख़ास तौर पर इस परीक्षा में जो सब्जेक्ट होगा वो साइबर लॉ के ऊपर होगा। तो ये परीक्षा जो है वो 18 मार्च को वजीराबाद की दिल्ली पुलिस अकादमी में होगी। पुलिस के मुताबिक ये कदम SHO लगने में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और साथ में साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि पहले जो SHO लगते थे वो वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर लगते थे, लेकिन ये पहला मौका है जब साइबर थानों में SHO लगाने के लिए ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकल पुलिस थाने हैं उनमें SHO लगने के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जो साइबर पुलिस थाने हैं वहाँ पर SHO लगने के लिए 18 मार्च को एग्ज़ाम होगा, और 122 इंस्पेक्टरों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। तो एक तरह की ट्रांसपेरेंसी और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को मौका देने की कोशिश की जा रही है जो कि टेक्निकली बहुत साउंड हैं, जिनको साइबर अपराधों का अच्छा नॉलेज है, जिनको साइबर कानून के बारे में जानकारी है। वो एग्ज़ाम अगर पास करते हैं तो मेरिट के आधार पर उनको मौका दिया जाएगा। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो अच्छे इंस्पेक्टर हैं, जो साइबर मामलों का
ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनको मौका दिया जाए। इसीलिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और मेरिट के आधार पर ऐसे इंस्पेक्टरों को साइबर थानों में SHO लगाया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। पंजाब के अमृतसर में एक मंदिर में हैंड ग्रेनेड से हमले का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। राजा सांसी इलाके में बाइक से घूम रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाश बाइक छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में बदमाश गुरशिंदर सिंह ढेर हो गया। शुक्रवार देर रात अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें ISI के लिंक की भी जांच जारी है। खंडवाला इलाके में स्थित मंदिर पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें मंदिर की दीवार गिर गई। पूरी घटना मंदिर के बाहर लगे CCTV कैमरे से पता चली। आपने देखा ही है जी कि अमृतसर में जो इंसिडेंट हुआ था उसका क्या हशर हुआ। सो साडी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। असी इन गैंगस्टर्स ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ हैं। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸੂਨ वी विल शेयर द डेवलपमेंट्स विद यू। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में गुरशिंदर सिंह ढेर हुआ है, मारा गया है। शुक्रवार को जो मंदिर पर हमला हुआ था उसका आरोपी था गुरशिंदर। अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर हमले का आरोपी था, जिसमें मंदिर की दीवार भी गिर गई और मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। इसका संबंध जो है वो किस आतंकी गुट से था, इसकी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसका ISI कनेक्शन था। अमृतसर में पुलिस मुठभेड़ में ये बदमाश मारा गया है। मंदिर में ग्रेनेड से अटैक किया था और अब वो पुलिस एनकाउंटर में जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें मारा गया है। तो ग्रेनेड अटैक का जो आरोपी है वो मारा गया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गुरुद्वारे अमृतसर में मंदिर में जो हमला किया गया था उसका आरोपी था गुरशिंदर। तो हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गुरप्रीत, जो इस घटना का पूरा विस्तार हमें बताएंगे। किस तरह से जो इनकाउंटर में मारा गया है गुरशिंदर और उसका क्या कनेक्शन बताया जा रहा है, क्या जानकारियां सामने आई हैं अब तक गुरशिंदर? ISI लिंक की बात की जा रही है। देखिए अभी कुछ समय पहले पंजाब के DGP गौरव यादव जी ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें ये क्लियर कर दिया कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन माइनर क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो नशों के विरुद्ध एक युद्ध चल रहा है, जो वॉर अगेंस्ट ड्रग चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगातार पाकिस्तान से ISI जतन कर रही है। और जो उनकी ये कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट ड्रग्स, उसके बाद देखा गया है कि कई जगहों पे वो जो डिलीवरी लेने वाले थे, जो ड्रग्स क्रॉस द बॉर्डर आते थे, वो नहीं आए। तो इस पूरे घटना में लगातार जांच चल रही है। हमने देखा कि सुबह जो एक अक्यूज था उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसके बाद उसका जो साथी है विशाल अभी भी भागा हुआ है, क्योंकि पुलिस पार्टी लगातार उसको चेज कर रही है, लगातार पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन कुल मिला के जो अभी तक की प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ISI का हाथ लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जैसे कि DGP पंजाब भी बता रहे थे कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो लोग ग्रेनेड और आर्म्स एंड एमुनेशन देते थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो नौजवान हैं उनको इस ट्रैप में लाया जाता है ISI के द्वारा और उसके बाद ऐसी जो क्राइम है उनसे करवाए जाते हैं। और इस पूरे केस में जो CCTV फुटेज मिली थी वो उनके लिए एक क्रूशियल एविडेंस था, जिसके कारण वो उनकी पहचान कर पाए। और जैसे उनको सुबह सूचना आई कि कुछ 2 जो व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ट्रैप लगाया और ट्रैप में पुलिस वाले भी 2 लोग इंजर्ड हुए और उसमें रिटेलिएशन में जब उन्होंने फायरिंग की एक को वहीं ही मार के ढेर कर दिया। तो अब देखते हैं कि आगे ISI का कनेक्शन और पाकिस्तान ISI का कैसे इन लोगों से संपर्क साध रही है और कैसे ऐसी पंजाब में वारदातें करती है, वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो लगातार पंजाब पुलिस कर रही है। बैक टू स्टूडियो। जी धन्यवाद आपका। और महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर अब प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में VHP बजरंग दल ने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। नागपुर और पुणे में दूसरे हिंदू संगठनों ने भी इसे लेकर प्रदर्शन किया है। VHP ने ये धमकी दी है कि कब्र हटाने में अगर देर की गई तो उसके कार्यकर्ता
कार सेवा करेंगे। इन सबके बीच संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए, जो वक्तव्य उन्होंने कहा उस पर तो उनका अपना विचार है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कब्र से ज़्यादा जरूरी जो औरंगजेबी सोच है उसको हटाने की है। ये औरंगजेबी सोच, ये चंगेजी सोच, ये तुगलकी सोच, इन सोचों ने इस भारत की पराधीनता की साया से भारत को मुक्त होने नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत एक स्वतंत्र और एक स्वाभिमानी राष्ट्र बन चुका है। अब इस प्रकार की सोच का कोई भी स्थान नहीं है। तो औरंगजेब की सोच को हटाने की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं सांसद। इधर हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ने महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय से इस बारे में बात की है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय जी मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से विवाद चल रहा है, अब हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी ये मांग की है कि कब्र हटनी चाहिए, कैसे देखते हैं इसे? और अगर नहीं हटेगी तो कार सेवा करेंगे, इसकी चेतावनी सरकार को दी गई है। स्वतंत्र भारत में गुलामी की कोई भी निशानी का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, हमारा स्पष्ट मत है। और इसलिए एक एक करके वो सारी निशानियां जो गुलामी की मानसिकता को दर्शाती थी उसको हटाने का शुरुआत हुआ है। और इसके लिए महाराष्ट्र से औरंगजेब की समाधि अगर कल हटने वाली हो तो आज हटे, आज हटने वाले तो अभी हटे, ये हमारा स्पष्ट मत है। औरंगजेब की कब्र पर जो विवाद है, इस पर सत्ता पर काबिज महायुति में खींचतान देखी जा रही है। एनसीपी अजित गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने बयान दिया है कि औरंगजेब की कब्र शिवाजी महाराज के शौर्य का प्रतीक है और किसानों का मुद्दा औरंगजेब की कब्र से ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी जी है। अमोल जी, जिस तरीके से विवाद है, पहले बीजेपी के विधायक कहें, शिवसेना के विधायक मांग कर रहे थे, अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मांग की है और वहीं कहा है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा तक करेंगे। ये लोग जो कार सेवा करने वाले लोग हैं, उनको मेरा सवाल ये है कि राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर ने जब शिवाजी महाराज के माताजी के बारे में गलत शब्द कहे थे तो इन लोगों ने अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया? आज औरंगजेब की कब्र हटाने का अल्टीमेटम दे रहे हो। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहा है। महाराष्ट्र के किसान जो प्याज उत्पादक किसान हैं, जो कपास उगाते हैं, जो धान उगाते हैं, जो फसल उगाते हैं, उनके मसले अब सीसीआई की खरीदी बंद है, इसके बारे में आवाज़ उठाओ। औरंगजेब की कब्र मराठा शौर्य साम्राज्य, जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जिस संभाजी राजा ने संघर्ष दिया और उसके बाद जो तारारानी ने संघर्ष किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई 1707 में, उसको वहाँ पे दफनाया गया। और खुद देवेंद्र जी ने कहा है ये कि वो पुरातत्व विभाग के अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इस तरीके से हटाई नहीं जाती। मेरा कहना है कि ये आंदोलन करने वाले लोग जो चाहते हैं कि वहाँ पे आंदोलन हो, वो प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुर के वक्त खामोश क्यों थे? वही विपक्ष कह रहा है कि वो शौर्य का प्रतीक है, उसे वहाँ रखना चाहिए, इतिहास हमें आने वाले पीढ़ी को बताना है। ऐसे में कैसे देखते हैं इसे? नहीं, इस बात से सहमत होना पड़ेगा, इस बात से कि वो जो प्रतीक है वो प्रतीक शौर्य का प्रतीक है। यानी शौर्य, हमारे महापुरुषों ने जो शौर्य वहाँ दिखाया उसकी कब्र यानी प्रतीक बताया। तो विपक्ष का कुछ तो ये करना चाहिए। बराबर बोले विपक्ष वाले। और अमेरिका की इंटेलिजेंस हेड तुलसी गबार्ड भारत में हैं। वो इंटेलिजेंस हेड्स के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को गंभीरता से देख रहे हैं और इसको रोकने के लिए काम भी किए जा रहे हैं। President Trump is seeing this ongoing conflict with very clear eyes. And he has made his position and his priority very clear, which is to bring about an end to this war. So he is focused on peace. The negotiations have just begun. He's looking forward to success in those negotiations, not for himself, but for the cause of peace and to stop the killing of innocent and taking of innocent lives there.